बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो कल हमने टॉपिक शुरू किया था कत्ल और उसकी काइंड्स अंडर पीपीसी, उसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। और कत्ल अम्द के अलावा जो काइंड्स हैं, कत्ल शिबे अम्द, कत्ल ख़ता और कत्ल बेसबब, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कल के लेक्चर में एक चीज़ रह गई थी, वो बताना ज़रूरी है। वो ये है कि जहाँ पर ये सेक्शन 302C ख़त्म होता है, वहाँ पर एक प्रोवाइजो मौजूद है जो कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लॉज सी शेल अप्लाई वेयर द प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्स इज अट्रैक्टेड एंड इन सच केसेस ओनली क्लॉज ए और क्लॉज बी शेल अप्लाई। तो आपको याद करवाता चलूँ, क्लॉज ए के अंदर किसास पनिशमेंट है जो कि सजाए मौत होगी। उसके अलावा क्लॉज बी के अंदर डेथ एज ताज़ीर और इसके अलावा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जबकि क्लॉज सी में थी 25 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जहाँ पर किसी भी ऑफेंस के अंदर फसाद फिल अर्स शामिल होगा, या फिर वो जो भी एक्ट किया गया वो फसाद फिल अर्स की डेफिनेशन में फॉल करता है। इसके लिए आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे और मेरा एक प्रीवियस लेक्चर मौजूद है जिसमें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। वहाँ पर फसाद फिल अर्स की डेफिनेशन मौजूद है। ज़्यादातर ये अप्लाई हम करते हैं जो कि ऑनर किलिंग के केसेस हैं, और यही हमारे सामने ज़्यादातर आते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो ऑफेंडर है उसके कंडक्ट के हवाले से कुछ बात की गई है, कन्विक्शन के हवाले से बात की गई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर फसाद फिल अर्स अट्रैक्ट हो रहा है किसी भी ऑफेंडर का वो एक्ट के जहाँ पर जिसको करने के बाद वो एक्ट फसाद फिल अर्स की डेफिनेशन में फॉल करेगा, तो वहाँ पर जो सज़ा है कत्ल अम्द के लिए वो 302A में होगी या फिर वो 302B में होगी, 302C में सज़ा नहीं होगी। मतलब क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा आप कहने के सख्त रखा गया है ताकि ऑनर किलिंग वगैरह को और इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। उसके बाद हम आज के लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कत्ल शिबे अम्द क्या है। कत्ल शिबे अम्द का जैसा नाम से जाहिर है, शिब का मतलब होता है किसी चीज़ की शबाहत रखना। तो कत्ल शिबे अम्द का मतलब ये होगा कि जो कि कत्ल अम्द नहीं है लेकिन कत्ल अम्द जैसा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इंटेंशन या एक इरादा मौजूद था, लेकिन वो कत्ल करने का इरादा नहीं था बल्कि वो हर्ट कॉज करने का इरादा होगा ऑफेंडर का। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है कि कोई ऐसा वेपन या कोई ऐसा टूल या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करता है हर्ट कॉज करने के लिए जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स वो डेथ कॉज नहीं करती। यहाँ पर जो एग्जांपल मौजूद है उसके मुताबिक किसी स्टिक से या किसी स्टोन से किसी बंदे को हिट करना और इंटेंशन ये हो को उसको उसका कत्ल नहीं करना बल्कि उसको हर्ट कॉज करना है, बॉडीली इंजरी कॉज करना है। ठीक है, तो उस सूरत में अब नॉर्मल कोर्स में उस चीज़ से वो बंदा नहीं या कोई भी इंसान उससे कत्ल नहीं होता, मरता नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में उस चीज़ के हिट करने की वजह से स्टिक या पत्थर, तो उस बंदे की डेथ कॉज विक्टिम की हो जाएगी। तो ये क्या है? ये कत्ले शिबे अम्द है। अब इसकी पनिशमेंट की बात हम करते हैं तो पनिशमेंट के अंदर 25 ईयर्स एज ताज़ीर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और इसके अलावा इसकी जो नॉर्मल पनिशमेंट है, मेन पनिशमेंट है, वो दियत की सूरत में आ जाएगी। लेकिन इसमें इन केसेस में सज़ा भी होती है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक प्रिंसिपल हमारे पास मौजूद है जो कि सेक्शन 317 में लिखा हुआ है, वो है पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन। तो ये इस्लामिक लॉ का भी प्रिंसिपल है कि जो भी बंदा कत्ले अम्द या कत्ले शिबे अम्द कमिट करता है उसको विरासत नहीं मिलती। मसलन ये कि एक बंदा पर्सन ए है और उसने पर्सन बी से लेट से कि विरासत मिलनी थी उसको, वो उसका वालिद हो सकता है, उसका बहन भाई हो सकता है, कोई और रिश्तेदार हो सकता है। अब अगर वो उसका कत्ल कॉज कर देगा तो ऐसी सूरत में उसको विरासत नहीं मिलेगी। तो इस सेक्शन को हम देख लेते हैं। हु वेयर अ पर्सन कमिटिंग कत्ले अम्द और कत्ले शिबे अम्द इज एन एयर और अ बेनिफिशरी अंडर अ विल, यानी कि जिसको वो कत्ल कर रहा है उसी से उसने विरासत लेनी थी, या फिर उसी के लिए, इस बंदे के लिए, कातिल के लिए मकतूल ने कोई विल लिखी थी, कोई वसीयत छोड़ी थी। तो ऐसी सूरत में ही शेल बी डिबार्ड फ्रॉम सक्सीडिंग टू द स्टेट ऑफ द विक्टिम एज एन एयर और अ बेनिफिशरी। तो अगर वो वारिस था, एयर था, तो उसको विरासत नहीं मिलेगी, और अगर वैसे अंडर अ विल वो बेनिफिशरी था तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये पीपीसी में भी मौजूद है और इस्लामिक लॉ के अंदर भी मौजूद है, जिसमें कहा जाता है ला मिरासुल कातिल, तो कातिल के लिए कोई मिरास नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कत्ले खता के ऊपर, जो कि सेक्शन 318 के अंदर मौजूद है। कत्ले खता जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें ना तो
कत्ल करने की कोई नीयत या इंटेंशन होगी और ना ही हर्ट कॉज करने की कोई इंटेंशन होगी, बल्कि प्योरली क्या है, दो वजूहात की वजह से कत्ले खता कमिट हो सकता है, एक मिस्टेक ऑफ एक्ट और दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ एक्ट की बात हम करें तो यानी जहां पर कोई काम कैरी आउट करने में, काम परफॉर्म करने में गलती हो गई और उसकी वजह से कत्ल कमिट हो जाता है। जैसा आपने अक्सर सुना होगा कि भाई वो पिस्टल साफ करते हुए गोली चल गई और एक बंदा कत्ल हो गया। अब ये मिस्टेक ऑफ एक्ट है, यानी जो एक स्पेसिफिक काम आप कर रहे थे उसको करने में गलती हुई। अब यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन लिखी है वो क्या है, A aims at a deer but misses the target and kills Z who is standing by. A is guilty of कत्ले खता। एक बंदा शिकार करने गया है, हिरन के ऊपर वो गोली चलाता है, वो उसे निशाना मिस हो गया और किसी आदमी को लगा और उसकी डेथ हो गई, तो ये कत्ले खता है, ये मिस्टेक ऑफ एक्ट है। अब मिस्टेक ऑफ एक्ट की बात करेंगे जहां पर आपको समझने में गलती हुई। इसी एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन जो बुक में मौजूद है उसके मुताबिक A shoots at an object to be a boar, but it turns out to be a human being. A is guilty of कत्ले खता। अब A देखता है एक ऑब्जेक्ट को और वो समझता है कि ये बोर है, काइंड ऑफ बियर या रीच। अब क्या है कि वो निशाना बांधकर गोली चलाएगा और जब वो गोली लगेगी तो बाद में पता चला कि भाई ये तो एक इंसान था। तो अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जिसकी वजह से उस बंदे की, इंसान की डेथ कॉज हो गई, तो ये कत्ले खता में आ जाएगा। अब उसके बाद है इसकी सजा की हम बात करते हैं, पनिशमेंट। पनिशमेंट बेसिकली दियत है, लाइबल टू दियत। अब यहाँ पर आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर कत्ले खता इज कमिटेड बाय एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, द ऑफेंडर में इन एडिशन टू दियत ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 years एज ताजीर। अब कत्ले खता के अंदर एक रैश या नेग्लिजेंट एक्ट भी हो सकता है, यानी कि आपकी नीयत तो नहीं थी किसी को मारने की या किसी को हर्ट करने की, लेकिन फिर भी बतौर सिटीजन या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपके ऊपर कुछ ड्यूटीज इम्पोज होती हैं लॉ की तरफ से, उन ड्यूटीज को आपने फुलफिल करना है, नेग्लिजेंट एक्ट परफॉर्म नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर छत पे खड़े होकर आप ईंटें नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं, अब इंटेंशन आपकी बेशक ना हो किसी को कत्ल कॉज करने की या हर्ट करने की, लेकिन उससे बंदा मर भी सकता है, कोई जख्मी भी हो सकता है। अब ये रैश या नेग्लिजेंट एक्ट है, ठीक है, तो इसमें दियत के साथ 5 साल की सजा भी हो सकती है। और अगर कोई रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग के जरिए से कत्ले खता कॉज हो जाए तो वहां पर दियत के साथ साथ 10 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 320। उसके बाद हम आते हैं 321 में कत्ले बिस्सबब। कत्ले बिस्सबब जैसा नाम से जाहिर है कि जो कि वजह बन रहा है किसी कत्ल की, ठीक है। यहाँ पर यह होगा कि एक जो ऑफेंडर है वो एक अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म करेगा, इलीगल एक्ट परफॉर्म करेगा, और वो जो इलीगल एक्ट है वो किसी और के कत्ल का सबब बन जाएगा। जैसे कि एक आदमी थॉरोफेयर में मेन रोड के ऊपर एक गड्ढा खोदता है और उसकी वजह से एक दूसरा आदमी उस गड्ढे के अंदर गिरकर मर जाता है, तो ये इलीगल एक्ट था और जो कि किसी की मौत का सबब बना, तो ये कत्ले बेसबब आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी जो पनिशमेंट है वो 322 में है, इसमें भी दियत पे करना होगी। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि दियत क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। दियत की वैल्यू सेक्शन 323 में लिखी है, जो कि हर साल 1 जुलाई को स्टेट बताती है कि कितनी वैल्यू होगी, और ये है 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और दियत की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।